तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। तो दिनांक है 15 अगस्त, साल है 1988। लाल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होता है। भाषण के पश्चात दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे एक गाना चलता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इस पोयम की, इस कविता का नाम जो है एक सुर था, लेकिन ये इतना प्रचलित हुआ कि इसको आज भी लोग मिले सुर मेरा तुम्हारा के नाम से ही जानते हैं। उस समय भारत की जो प्रसिद्ध गायक शख्सियत थे, जैसे कि भीमसेन जोशी, कविता कृष्णमूर्ति, लता मंगेशकर, इन्होंने उसमें अपनी आवाज दी है। और भी लोग थे इसमें, और भारत के आम नागरिक भी थे। इस कविता के को जो लिखा है, 3 लोगों ने मिलके लिखा। जावेद अख्तर हैं उनमें से एक, नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती हैं और सुनील गंगोपाध्याय हैं। इसका निर्देशन किया कैलाश सुरेंद्रनाथ ने। ये कविता इतनी अच्छी थी, इतनी मधुर थी और इतनी सिंपल थी कि जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मैसेज था, जो कि सरकार उस समय देश में भेजना चाह रही थी, उसको बहुत आसानी से जनता तक पहुंचाया जा सका। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सिंपल, एलिगेंट, एंड द मैसेज आई थिंक वाज रिसीव्ड। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, हमारे वीकली पॉडकास्ट समुद्र मंथन में। आज हमारे साथ जुड़े हैं वापस से प्रोफेसर शुक्राचार्य, और मेरे पास एक खास मेहमान है आज, मिर्जा गालिब साहब। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और गोस्ट, प्रोफेसर बृहस्पति। तो स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस एपिसोड में। आज चूंकि मिर्जा साहब हमारे साथ हैं, और मिर्जा साहब कैसे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने यहाँ हमें आने का मौका दिया। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल आपकी ऑडियंस को। बाकी हम ठीक हैं, कट रही है कट ज़िंदा रही है। कट रही है। आज का हमारे जो ये एपिसोड है, उस पे हम बात करेंगे कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो इतने डिविजन्स हो गए हैं, जो इतना बंटवारा हो गया है अलग-अलग नाम पे, रिलीजियस असर्शंस हैं, लोग जोर दे रहे हैं, लोग बल दे रहे हैं कि हम आपसे कितने अलग हैं, हमारा जो धर्म है वो आपसे बेहतर है, आपसे बड़ा है, आपसे ऊंचा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर कोई इस जद्दोजहद में लगा हुआ है। एक समय था जब मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहा था, जी। और आज का समय है जब हम इतना डिवाइडेड हैं, बिखरे हुए हैं। तो हम एक यूनिटी के रास्ते में हम सब एक साथ मिलकर के आएं और देश को आगे बढ़ाएं। जी, ये सफर कैसे तय होगा? जी। तो पहले तो मैं आपकी जो सबसे पहली बात आपने बोली थी कि सरकार का संघर्ष था, वो सरकार का संघर्ष नहीं था, हम्म। वो हमारी और आपकी लेगेसी और हिस्ट्री है अच्छा। कि हम एक कल्चरल डाइवर्स नेशन रहे हैं। और इसका जो प्रूफ है ये हमें मिलता है पुराने अपने लिटरेचर वर्क्स में। आप मिसाल के तौर पे उठाएं, अमीर खुसरो ने जब छाप तिलक लिखा था, हम्म। या फिर आप हाल ही में उठाएं, सांसों की माला एक मुसलमान ने लिखी है और वो कृष्णा के ऊपर है और उसकी भक्ति के ऊपर है, और उसे नुसरत फतेह अली साहब ने गाया। ग्लोबलाइज लेवल पे जाके परफॉर्म कर दिया है। तो ये सब क्या है? या कबीर थे, दोनों धर्मों की बात कर रहे थे, लेकिन आज के जमाने में कबीर सिर्फ उन्हीं को अच्छा लगता है, जब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो उनके धर्म की बात कर रहा होता है या बिल्कुल। उनके हित में बात कर रहा होता है। हम्म। जब वो उनके क्रिटिसिज्म करने लगता है तो कबीर से लोग फिर
कन्नी काट जाते हैं कि भाई ये कट्टी तो कर लेते कट्टी हैं। कर लेते हैं कि ये तो जो है साहब वो है। तो ये सरकार का संघर्ष नहीं था, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी कल्चरल हिस्ट्री है, सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री है बिल्कुल, कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान जाना ही इस वजह से जाता है कि यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स और कल्चर्स ने प्रॉस्पर किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, और इंटर कल्चरल रेफरेंसेस के साथ भी काम हुए हैं और होते आए हैं। गालिब के जो बेस्टी थे वो एक हिंदू थे, उनका नाम था हरगोपाल याफ्ता। ये इस बात का सबूत है कि हम बचपन से एक ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां पे हमने सारे धर्मों के या 2-3 धर्मों के, सिर्फ अपने धर्म के नहीं बाकी धर्मों के भी लोगों से वार्तालाप या कनेक्शन मेंटेन रखा है, बातचीत मेंटेन रखी है, गुफ्तगू करी है, और उनके साथ मिलकर ही हमारी एक आइडेंटिटी या एक तरीके से सोच विचार में फॉर्मेशन, सोच विचार का थॉट फॉर्मेशन हुआ है। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। ओके, ओके। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मिर्ज़ा साहब आप काफ़ी युवा हैं, तो आज का मुस्लिम युवा क्या सोच रहा है? मैं इससे पहले मैं एक बात पे आना चाहूँगा हाँ, हाँ। कि हिंदुस्तान का कैरेक्टर ऐसा है। जी, आपने सही कहा। मैं इस बात पे जिस तरीके से आना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप सरकार, जी, जो माई-बाप है, जनता उनको माई-बाप समझती है, पार्लियामेंट से देश का दशा और दिशा निर्धारित होते हैं। जी, अगर वो एक चीज़, एक पॉलिसी, एक सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो जी, उसका देशव्यापी उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक, नीचे से आप और हम मिलकर के तो देश बना ही रहे हैं, ऊपर से भी तो एक देश बनता है। बिल्कुल, तो ये जो जद्दोजहद थी, ये जो मिले सुर मेरा तुम्हारा था, ये उस कड़ी में ये श्रृंखला में एक कड़ी थी जी, कि ऊपर से भी ये जद्दोजहद चल रही थी। अच्छा, नीचे से तो था ही, जी, ऊपर से भी आया है। जी, इसी कड़ी में आचार्य का सवाल था यहाँ मेरा पे। सवाल इसी कड़ी में है कि मतलब कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है। अच्छा, युवा युवा मतलब जो उसे करना चाहिए या वो जो करना चाहती है, हम नहीं जानते कि वो सही कर रही है, गलत कर रही है। इसमें मेरा अभी कोई टीका-टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि युवा क्या सोच रहा है, जो चल रहा है आस-पास, जी। जो दिख रहा है उसे, एक मुस्लिम समाज का युवा क्या सोच रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज के बिहाफ़ पे तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हाँ, मैं क्योंकि लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत, गुफ्तगू करता हुँ, हूँ, तो उनके ख़यालात से रूबरू होता हूँ, तो हुँ, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हुँ, हुँ, हर तरह की युवा है, मुसलमान में भी कोई हुँ, होमोजेनस मुस्लिम तो है नहीं। हुँ, हुँ। हुँ, सबसे बड़ी शायद दिक्कत ही ये है कि मुसलमान नहीं है, आजकल बरेलवी हैं, आजकल शिया हैं, हुँ, आजकल पसमंदा भी हैं, तो मुसलमान नहीं हैं। हुँ, तो ये कह देना कि युवा मुसलमान क्या सोच रहा है, ये अपने आप में आजकल एक फ्लॉड स्टेटमेंट बन चुका है, हुँ, बहुत हुँ। खूब क्योंकि क्योंकि शायद लोगों को पता ही नहीं है कि मुस्लिम सोसाइटी में भी बहुत सारे जी, बिल्कुल। मतलब डिविजन्स हैं क्लासेस जिसके हैं, क्लास है, डिवीज़न है। कास्ट भी है, क्लास भी है और स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस पे भी डिविजन्स हैं और बरेलवीज़ भी हैं और देवबंदीज़ भी हैं, तो लीडरान के बेसिस पे भी डिविजन्स हैं। हुँ, हुँ। तो ख़ैर, वो फिर वही बात है कि मैं पूरे मुसलमान युवा के बारे में नहीं बता पाऊँगा आपको कि वो क्या कह रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि देश का युवा परेशान है, हुँ, हुँ। देश का युवा परेशान है और वो खाली मुस्लिम युवा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल, ये दलित अच्छे युवा भी है, हाँ। वो एक हिंदू युवा भी है, हुँ, हुँ। जो कि जिसके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, हुँ, हुँ, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी है और जो पिछड़ रहा है, जैसे-जैसे देश आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे वो युवा पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि वो उस पेस के साथ अपने काम को नहीं देख रहा है, अपने आप को ग्रो होता हुआ नहीं देख पा रहा है। यानी कि जीडीपी तो 9% 8% हो रही है, जी, लेकिन तो उस आदमी का जीडीपी नहीं बढ़ पर रहा है, कैपिटा जीडीपी क्योंकि जिसे नहीं हम कहते हैं हाँ, आजकल की हाँ, लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी में, तो वो कहाँ है? तो वो तो बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं। बिल्कुल, तो मतलब बांग्लादेश भी तो हमारा ही अंग था ना, जो अलग हो गया था, हाँ, तो हाँ। वो तो हमसे आगे निकल गया है और वो तो हमने ही उनको फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बट में मैं अलग तो गया करवा था दिया अंबानी की शादी में बहुत मज़ा आया, वहाँ तो बहुत कुछ चल रहा था। था। अमीरों में सब चलता है, हुँ, अमीरों में बड़ी गहरी बात कह दी आपने। जी, मिर्ज़ा साहब, बड़ी गहरी बात कह दी आपने कि अमीरों में सब चलता है। क्यों? गरीबों में सब कुछ नहीं चलता और गरीबों में क्या, गरीबों में सब कुछ नहीं चल सकता? देखिए अगर गरीबों में सब चलने लगा ना, हुँ, तो मुद्दे खत्म हो जाएँगे। अच्छा। गरीब को भड़काने की बातें नहीं बचेंगी। अगर गरीबों में भी सब चलने लगा, हुँ, तो फिर ट्रिपल तलाक के मुद्दे हैं हाँ। या लव जिहाद का मसला है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला है हिजाब आजकल, हिजाब का मामला है, हिजाब का स्कूलों में मामला है, हिजाब का स्कूलों का मामला है। मामला है, तो हुँ, फिर इन मुद्दों पे कैसे बातें होंगी? हुँ। इन मुद्दों पे कैसे बात चलेगी? इन मुद्दों पे भी तो बातें उठानी है। तो सिर्फ़ बातें करनी है या बातों का समाधान या उनको आगे बढ़ के देखिए, जो देखना लोग भी? बातें कर रहे हैं, वो तो समाधान नहीं ढूँढ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है हुँ, हुँ, आजकल के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उससे कि वो सिर्फ़ अपना लेवरेज ढूँढ रहे हैं, हुँ, हुँ, कि कहाँ से कैसे कोई लेवरेज मिल जाए हुँ। और वहाँ से उनका वो वोट बैंक बन जाए और वो सरकारों में बने रहें। अच्छा।
समाधान वाले कम हैं। इस समाधान से पहले मैं जानना चाहूंगा हाँ। जी। कि हर आदमी, जैसे आपने शुरुआत में कहा, आपने धर्म को लेके आजकल बहुत जागरूक हो गया है। हर कौम का आदमी, हर वर्ग का आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब चाहते हैं कि भाई मेरा धर्म तो बेस्ट है, मैं इसकी व्हाट्सएप कहानी बना के आपको फॉरवर्ड कर दूं, हाँ? हाँ। और फिर यूनेस्को से अवार्ड ले लो कि मेरा 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 धर्म हाँ, बेस्ट है, मेरा गाना बेस्ट है, मेरे देवी देवता बेस्ट है। हाँ। तो धर्म कितना इम्पोर्टेंट है कल्चर भी हमारी संस्कृति जो है जी। उसको, और लोग कह रहे हैं यूनेस्को से ये अवार्ड मिल गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये सब मैसेजेस जी। चल रहे हैं, हमारी धरोहर है हाँ। उस अरे उल्टी सीधी शायरियां चल रही हैं हमारे नाम से, अब बात कर रहे हैं उल्टी क्या बात कर रहे हैं? बदनाम कर दिया है चेहरे हमने। पे हाँ, कौन सी बहुत सारी शायरियां चल रही हैं एक कि सुनाइए भाई, जरा। एक आध सुनाइए जरा। मतलब अब लोग क्या, मतलब एक पकड़ ली है गालिब की, एक थी वो इश्क ने गालिब हमें नाकाम निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। अब उसके बेसिस लेके पता नहीं क्या अंट शंट अरे बना देते हैं। मैंने भी सुना है कौन सा? कि चेहरे बहुत सालों तक यही भूल करता रहा, गाली भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अब ये है, अब आप बताइए। तो व्हाट्सएप पे तो कुछ भी जो है आम कर दिया है आजकल जनता ने, खाली है ना, खाली हैं, बेरोजगार खाली है। हैं, बेरोजगार हैं, जी। खाली हैं। इसी कड़ी पे सवाल है कि धर्म इतना इम्पोर्टेंट है क्या? कितना इम्पोर्टेंट है रिलीजन? देखिए, जहां तक इम्पोर्टेंस की बात है, मैं एक आपके माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट एक कुरान की आयत है वो आपके सामने रख देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि शायद इससे ज्यादा सेकुलर बात हो नहीं सकती है। ठीक है। और वो सेकुलर आयत ये है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये कहने की कोशिश करी है कि जब कोई ना माने आपकी बात तो उससे कहो कि तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक और हमें मेरा दीन मुबारक, ठीक हमें है। हमारा दीन ठीक मुबारक। है। ये बहुत सेकुलर बात है। हाँ। इससे ज्यादा सेकुलर बात और कहीं मुझे नहीं पढ़ने में आई अभी तक, कि भाई एक धर्म खुद ये कह रहा है कि जब आपने बात कर ली है और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है किसी को, तो ठीक जाने है, दीजिए। उसको उसका दीन मुबारक, आपको अपना दीन मुबारक। दीन माने आपका धर्म, रिलीजन, जो भी कल्चरल वे ऑफ लिविंग है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन समय इतना खराब हो रहा है कि मुझे सन 1947 की बातें फिर से लग रही है। माहौल क्रिएट हो रहा है, देश में डिविजन्स बढ़ रहे हैं और देश फिर से कहीं उस जुनूनी माहौल की तरफ बढ़ रहा है। तो जिन लोगों ने उन जुनून में अपने आप को अलग किया था, उनकी क्या कंडीशंस है आपके हिसाब से आज? देखिए, वो तो खैर एक जख्म दे गए हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को, और वो ऐसा जख्म है कि वो गहरा ही होता जा रहा है उनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि वो शायद एक ऐसा देश था जो पूरी दुनिया में सिर्फ इस बेसिस पर कायम हुआ था कि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि एक हिंदुस्तान एक मुस्लिम या एक इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक शरिया को कैसे लागू करके हम उसमें प्रॉस्पर कर सकते हैं, या किस तरीके से उसको हम चला सकते हैं, कायम कर सकते हैं मुस्लिम आबादी को। लेकिन वहां पे इतना बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने कि एक तो उन्होंने जख्म दिया यहाँ के मुसलमानों को, जो बेचारे पीछे रह गए थे, जो यहाँ का जिन्होंने चुना यहाँ पे रहने के लिए, कि वो चाहते थे यहाँ रहना, और जिनके घर और जो थे आबाद थे वो इस देश के थे और उन्होंने इस मिट्टी में जन्म लिया था, तो उन लोगों के लिए उन्होंने एक जख्म दे दिया कि जो आज भी मुसलमान पैदा हो रहा है वो एक जख्म के साथ पैदा हो रहा है। उस जख्म के बाद वो गहरा और हो गया जख्म उनकी अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा। जो उनकी खुद की हालत है इस वक्त, आपको पता ही है क्या चल रहा है, पैसा नहीं है, इलेक्शन है और रिगिंग चल रही है दुनिया भर के, वहां पे करप्शन है और एलिजेडली 2-3 एलिट पार्टीज हैं और मतलब एलिट फैमिलीज हैं, वही रन कर रही हैं। पहला जो आपका एलिगेशन है उसको मैं एलिजिडली ही बोलूंगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरे बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, मुट्ठी भर चंद चुने हुए लोग हैं जो कि सत्ता पे काबिज हैं, अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी के, सरकारी नौकरी के हैं, चाहे वो नहीं, लेकिन पहला बात जो उन्होंने कहा वो आर्थिक स्थिति की, तो उसमें एलिजिट क्या है? उसमें उनकी आर्थिक स्थिति खराब है आज की डेट में, उन्हें गेहूं चावल नहीं मिल रहा है, सच्ची बात है ये। इलेक्शन की बात कर रहे थे। अच्छा, इलेक्शन की बात कर रहे थे, मैं तो उनकी आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ। आर्थिक स्थिति बहुत चिंताजनक है। आप कोई भी स्थिति उठा लीजिए, क्राइम की स्थिति उठा लीजिए, वहां पे आप किसी भी तरह की स्थिति उठा लीजिए, या फिर आप टॉलरेंस की स्थिति उठा लीजिए, वहां पे कोई खास टॉलरेंस नहीं है। तो देखिए, मुसलमान तो कहीं का भी हो, पढ़ेगा तो कुरान ही ना। अगर मुसलमान कहता है अपने आप को, कुरान के अलावा तो उसे कहीं नहीं जाना है। कोई मुल्ला हो, कोई मजार हो, ठीक है, वो एक एडिशनल है, लेकिन असल जो मैसेज है वो सब कहाँ से आता है? कुरान से आता है ना। ठीक है। तो कुरान का जो पढ़ा हुआ मुसलमान होगा उसका अखलाक तो सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कुरान में सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी गई है, एम्फेसिस दिया गया है, असर्शन हुआ है कुरान के अंदर, वो हुआ है अखलाक, कैरेक्टर के ऊपर। कि जब सलीम चिश्ती जैसे लोग आए या निजामुद्दीन जैसे लोग आए, तो उनके अखलाक को देख के लोगों को एम्ब्रेस करना पड़ गया इस्लाम, उससे वो इन्फ्लुएंस हो गए, या प्रॉफिट मोहम्मद से इन्फ्लुएंस हो गए, कि काफिर भी उन्हें ये बोला करते थे कि ये इंसान झूठा नहीं है,
ये इंसान झूठ नहीं बोलता क्योंकि उनका अखलाक वैसा था। वो बात भले ही नकार रहे थे उनकी, हाँ। वो भले ही उनसे अग्री नहीं कर रहे थे उस चीज पे, लेकिन उनके अखलाक पे क्वेश्चन नहीं था, उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं था। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस कैरेक्टर को अगर आप ढूंढने निकलेंगे आज समाज में, वो कैरेक्टर कहाँ गया? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा आज की जो कौम है हमारी, उसके साथ यही है कि आपका कैरेक्टर कहाँ गया। और उस कैरेक्टर में टॉलरेंस होनी चाहिए थी, उस कैरेक्टर में सच्चाई होनी चाहिए थी। वो कैरेक्टर कहाँ है? वो कैरेक्टर से पहले ही आपने अपने आप को जो है बांटा हुआ है, और हर कोई अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा है इसमें, कि इस सेक्ट से जुड़ जाएं या उस सेक्ट से जुड़ जाएं और कहाँ फायदा मिल जाए हमें। कहाँ 2 पैसे का तो हमें फायदा देखिए, मिल। वैसे ही आप माइनॉरिटी हैं इस देश के अंदर, और उसमें भी अगर आप और अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, हाँ। तो उसके बाद फिर आपका कोई वैसे भी फ्यूचर नहीं है। क्योंकि मैं फिर से यही बात कहूंगा यहाँ पर कि आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं है 70 साल से, और आपने इस बारे में सोचा भी नहीं है। तो कई लोग बोलेंगे कि आपके पास वोट तो है, जी एक अधिकार है आपके पास, जी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं। जी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा में, विधानसभा में, जी वहां पे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं। जी। तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो किस तो ये रिप्रेजेंटेशन की किस बात किस मैं ये मैं कौन सा कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि आप खुद की लीडरशिप क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि कोई लीडर आ जाए और हम उसके पीछे लग जाएं। लेकिन तमाम सारे लीडर्स तो हमने देखे हैं, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जी बिल्कुल नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, जी आपके कश्मीर के लीडर्स हैं, अब्दुल्लाज हैं, सैयद्स हैं, आपके नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, तमाम जगहों पे ये ऐसे देखिए, जो लीडर्स भी हैं। आपने नाम लिए, मेरी खैर जानकारी कम है इस मामले नहीं नहीं में, तो ठीक है, जो भी आपने नाम लिए हैं, हाँ। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट है प्रोपोर्शनैलिटी का। तो अगर इस देश के अंदर हम रिजर्वेशन की जब बात करते हैं, तो वो भी अभी प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन आइडियल यही माना जाता है कि जितना ओबीसी है, एससी एसटी है, उसके प्रोपोर्शन उसको रिजर्वेशन मिलेगा। जिसकी जितनी आबादी उसके उसके उतने उतना गुलाब गुलाब जामुन। जामुन। बेसिकली ये, तो जब आप मुसलमानों की बात करते हैं, तो रफली 14% मुस्लिम्स आपके, 14% जो देश की आबादी है वो मुस्लिम है। क्या 14% एमपीज एमएलए आपके हैं? ऐसा नहीं हो सकता है ना। 10% भी बिल्कुल, है क्या आपके? हाँ, ये बोलिए। आपके 5 भी हैं क्या? सवाल तो ये है कि 2 भी हैं। सवाल अब आप ये देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम्म, ये 2-3 नाम जो हैं, सेलिब्रेटेड नेम्स आपने ले दिए, और वो खुद कंट्रोवर्सी कर देते हैं खुद जाके, तो उनका और सेलिब्रेशन हो जाता है, और थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट भी क्रिएट हो जाता है, उससे दूसरी पार्टियां फायदा भी उठा लेती हैं। लेकिन क्या आप प्रोपोर्शनैलिटी की जब बात करेंगे, वहां आप कहाँ हैं? क्या वहां आप शुरुआत भी में भी पहुंचे हैं? आप बताइए, कितने मुस्लिम एमपीज हैं इस वक्त, या कितने राज्यसभा के एमपीज हैं आपके, या कितने जो मुस्लिम आबादी, 28% आबादी है अभी ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी तो मुसलमानों की 28% पिछले है पिछले 2 आबादी। चुनाव से तो जी थोड़ा आंकड़ा और कम गया है। कम हो रहा है, तो कहाँ है आपकी रिप्रेजेंटेशन? अच्छा, फिर इसके अलावा आपके हाई कोर्ट में जजेस कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट में आपके कितने जस्टिसेस हैं? हम्म, लॉयर सुप्रीम कोर्ट के आपके कितने हैं? आपके ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं? डॉक्टर्स आईएएस कितने कितने हैं, हैं? आईएएस आईपीएस आईपीएस कितने हैं? इंजीनियर्स कितने ये हैं? ये जो मसला है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, जी दलित पिछड़ों के साथ बिल्कुल भी यही मसला है। बिल्कुल वहां पे भी सवाल कह रहे हैं, जी अभी पद यात्रा कर रहे हैं लोग, जी वो बता रहे हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। वो तो कंपनी के गणित सीईओ कौन गणित है, आईएएस कौन है, यस आईपीएस प्राइवेट कौन है? सेक्टर में, इनफैक्ट पब्लिक नहीं नहीं, सेक्टर में, आप हर गवर्नमेंट जगह पे कॉलेजेस में उठा लीजिए, वहाँ प्रोफेसर्स कौन प्रोफेसर्स के हैं? बिल्कुल सही, प्राइवेट में उठा लीजिए आप, वहाँ कौन लोग बैठे बिल्कुल हुए हैं? सही। तो आप अकेडमिया में ही उठा लीजिए, मतलब खाली तो कॉर्पोरेट। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मतलब गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए, कम्युनिटी को खुद से अवेयरनेस लाके कुछ करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट का जो हाल है उससे तो आप उम्मीदें ना ही लगाएं, हम्म तो बेहतर है। हम्म मतलब फैज का एक शेर याद आ गया मुझे, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, हम्म, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शाम ही वाह तो है। तो वाह। अब क्या बात शाम को आप कैसे गुजारेंगे? सवाल तो इस बात का है। शाम तो लंबी हो चुकी है, है। तो आप उम्मीद किससे लगाएंगे? अब आप उम्मीद लगाएंगे खुद से, आप हम्म, उम्मीद लगाएंगे एक कम्युनिटी से, कि आप हम्म, एक अपने आप से एक कम्युनिटी की फीलिंग बिल्ड करेंगे, हम्म, जिसमें आप सबको इंक्लूड करेंगे। आप हम्म, लिमिट मत करिए इसमें, हम्म, कि आप सिर्फ शियाओं को, या सिर्फ आप बोहरों को, या सिर्फ आप सुन्नियों को, या बरेलवियों को, या पसमंदास को, या फिर उसके बाद दलित को, या सिर्फ ओबीसी को। ऐसा नहीं होता है। तो आपका लेकिन अखलाक उम्मीद, ऐसा हो कि आपके साथ सारी कम्युनिटीज जुड़ेंगी, हाँ, और आप उसके जो भी पिछड़ी हुई कम्युनिटीज है, हाँ, अल्पसंख्यक समाज जो भी है, वो आपके साथ जुड़े, और आप ऐसे म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ काम करें। जब नाउम्मीदी
आती है, जी, उस भंवर में आप फँसे होते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उम्मीद जो है ऊपर वाले से लगती है। बिल्कुल ठीक। और हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लोग जो हैं असर्शन कर रहे हैं, रिलीजियस असर्शन हो रहे हैं यहाँ जी, पे। तो क्या ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि नाउमीदी का माहौल है, बिल्कुल। तो हम थोड़े भक्ति में डूब जाते हैं और भक्ति सिर्फ अंदर की नहीं, मेरे घर के अंदर तक सीमित ना रहे, भक्ति मेरी बाहर भी दिखे। जी, तो हम मस्जिद से और भी तेज और भी बड़े लाउड स्पीकर लगा करके अजान दें, या हम और इधर मंदिर के ऊपर और भी बड़ा झंडा लगा दें, जी। है ना? नहीं, अब तो तो खैर सरकार झंडा लगा रही है, मंदिर में तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सरकार अपने इंस्टीट्यूशंस में ही जो है 22 जनवरी को झंडे लगा रही है। अच्छा, नगर निगम धड़ाधड़ झंडे लगाए भी है और वो उतर रहे नहीं है अभी तक तो। पब्लिक मनी पे पब्लिक मनी से ही मेरे ख्याल से म्युनिसिपैलिटी अगर लगा रही है तो वो किसका पैसा है? सरकार का ही पैसा है। सरकार का पैसा पब्लिक मनी है, हाँ, आपके और हमारे टैक्स से जाता है। सरकार तो है ही, ये सारी समस्याएं तो है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात चल रही है कि टेक्नोलॉजी भी हमारी सोसाइटी को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस कर रही है अभी। बिल्कुल। हम लोग खुद एक पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, हाँ, और हम जुड़े हैं सोशल आपसे इस जुड़े हैं इंटरनेट के और माध्यम हम से। सोशल मीडिया पे इन सब बातों को उठा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। जी, उस टाइम पे जो इतना रिलीजियस फर्वर लोगों में, इतना उन्माद आ गया है धर्म को लेके, क्या रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट है एआई के टर्म में, और रिलेवेंस क्या है रिलीजन का एआई के जी। सामने? जी, देखिए जहाँ तक मुझे समझ में आती है ये चीज़ कि एआई के आने के बाद या टेक्नोलॉजी के आने के बाद, क्योंकि वेस्ट में अब जो रिसर्च हो रही है, हुँ, वो हो रही है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर, हुँ। बायोजेनेटिक्स के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जो युवल नोआ हरारी भी 21 लेसन्स में थोड़ी बहुत उसकी हिंट दे के जी, चला जी, मैं गया। यही हाँ। बोलना चाह रहा था। तो वर्कफ़ोर्स 6G पे काम चल रहा है 6G वहाँ पे पे। काम चल हुँ, रहा है हुँ। और आपको अभी भारत तक में अभी तक हमने 5G को अपनाया नहीं है, अडॉप्ट नहीं किया है। आपको पता ही नहीं है कि कुछ-कुछ 5G है क्या, है पहली क्या? बात तो। हाँ, आप वही समझ रहे हैं जो गीगाहर्ट्ज़ होता है 2.5 और 5G जो आजकल वाई-फाई में दे दिया 5.2 लोगों ने गीगाहर्ट्ज़ और 5.2, वो उसी को समझ रहे हैं, अरे 5G वाई-फाई लग गया था। हाँ, हाँ। हुँ, तो ये तो हालत है। मसला क्या है कि देखिए ये जो टेक है ना, ये सुपर ह्यूमन्स क्रिएट करेगा, हुँ, हुँ। हाइब्रिड ह्यूमन्स क्रिएट हुँ। करेगा और जब एक बेटर ब्रीड मौजूद होगी, तो यूज़लेस ब्रीड का क्या काम होगा? अच्छा, अब उस ब्रीड को ऑलरेडी वैसे भी अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं, हुँ। टेक के बाद और कम हो रही हैं, तो और नौक यूज़लेस हो रहा है। नौकरियाँ वैसे भी जा रही हैं। अभी हमने नौकरियाँ वैसे देखा भी जा कि रही हैं। अमेरिका में कई हुँ, सारे हुँ, हुँ। ले-ऑफ्स हुए हैं। हाँ, हुँ, तो हुँ, नौकरियाँ भी नहीं हैं। तो आप लगे हुए हैं धर्म के चक्कर में। हुँ, भाई ठीक है, धर्म आपका अपना है, आपकी उम्मीद है उससे जिससे आपको मिल रही है, आप उम्मीद लगा के बैठिए, हो सकता है आपको सुकून, शांति, सुख, चैन प्राप्त हो जाए, मिल जाए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो तो मेरा मसला है ना, इट्स माय पर्सनल मैटर। हुँ, हुँ। वो हुँ, मैं किससे उम्मीद लगा रहा हूँ, ये तो हुँ, मैं जानता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल हुँ, सही हुँ, बात है, हुँ। बिल्कुल सही बात ये है। मेरा ही एक शेर है कि ये हाँ। मसाइल तदफ्फुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते गर ना बदा ख्वार होता। तो यहाँ पे तो लोग वाह, मुझे ही वाह! आ जाके जो है थोड़ा-थोड़ा मतलब भी हाँ, समझाइए मैं हमें। समझाता हूँ इस बात का मतलब आपको कि ये मसाइल तदफ्फुफ का मतलब है स्पिरिचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो याद करने का कॉन्सेप्ट है, हाँ, उसका जो मसला है और जो मेरा उस पे अंडरस्टैंडिंग है, उसपे मैं जो बयान कर रहा हूँ, ये मसाइल तदफ्फुफ ये तेरा बयान गालिब, हुँ। तुझे हम वली समझते, हम समझ लेते तू यू आर द फ्रेंड ऑफ गॉड, तू खुदा का दोस्त है, गर ना बादा ख्वार होता, अगर तू शराब ना पी रहा होता या अगर तू गुनाह ना कर रहा होता या अगर तू शराबी ना होता। तो आप ये समझिए कि अकबर इलाहाबादी ने भी इनफैक्ट इस बात पे एक बात इस बोली है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी-सी थोड़ी-सी जो जो पेशी पेशी है, है। डाका तो नहीं डाला, चोरी चोरी तो तो नहीं नहीं की की है। है। तो आप ये समझिए ना कि ये तो जो पर्सनल मुद्दे हैं वो पर्सनल रहने चाहिए ना। चोरी और डाका जो है वो एक सोसाइटी का मुद्दा है, उससे बिल्कुल, क्राइम रेट बिल्कुल। बढ़ रहा है। हुँ, उसके बाद जो है चीज़ें अलग बढ़ मतलब मैं शराब जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ यहाँ हुँ, पे। हुँ, हुँ, मेरा हुँ। कहने का सिर्फ सिंपल सा मसला ये है कि ये इंटॉलरेंस के नतीजा है कि आप पर्सनल लेवल को इम्पोज़ करना चाह रहे हैं कम्युनिटी के लेवल पे, पब्लिक पब्लिक लेवल पे। ये लेवल आपकी पे। खुद की इनसिक्योरिटी है। आपको भरोसा ही नहीं है अपने भक्ति में और अपनी एक तरीके से जो भी इबादत में। आपकी इबादत है, हाँ। जो भी है कि हाँ, आपको हाँ। उस पे इनसिक्योरिटी है, तो इसलिए अब आप वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर इम्पोज़ करने की तरीके से बिल्कुल आप सही सामने कह रहे लेके हैं। आना। मुद्दों इसमें से भटक रहे हैं हम, मुद्दों से हुँ, भटक और जाते हैं। हम जो समाज को आगे ले जाना, जैसे आपने कहा हाँ, वेस्ट में इतना रिसर्च हो हाँ, रहा है, हाँ, टेक्नोलॉजी हो हाँ। रही है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जी, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ सिर्फ व्हाट्सएप पे कहानियाँ चल रही हैं। बिल्कुल ठीक। तो क्या हम व्हाट्सएप पे कहानियाँ बना के, जी, और हम जिस तरह का मतलब हमारा समाज बनता जा रहा है, एक-दूसरे के प्रति नफ़रत लेके, जी, एक-दूसरे को मतलब हम देखना ना पसंद करें, जी। क्या इससे हम लोग बहुत मजबूत हो जाएँगे?
अगर हमारा आदमी से नफरत करेंगे तो हमारे साथ हमारे मुश्किलों में कौन खड़ा देखिए, होगा? अब इसमें एक और मतलब परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है इस चीज को देखने का, क्योंकि हर सिक्के के दो हिस्से होते हैं। एक मसला ये भी है कि क्यों आपका धर्म या आपकी आइडेंटिटी हम्म मैटर कर रही है आपकी अपॉर्चुनिटीज पर। कहीं वो बाधा तो नहीं बन रही है जो कि हो रहा है। ये हम देखते हैं दिल्ली नोएडा के अंदर कि घर जब हम लेने निकलते हैं, इनफैक्ट मेरे ही बहुत करीबी हैं, वो घर देखने निकले हैं, और जब उन्हें पता चला है वो पेपर पे साइन करने बैठे हैं कि उनका नाम एक मोहम्मदन नाम है, तो उनके मकान मालिक ने मोहम्मदन ऐसे कर क्वेश्चन देने से करके मना कर दिया है। और हमारी भी हिजाब को लेकर बहनों को थोड़ा सा परेशान किया गया है, या इस तरीके से आप देखेंगे कि जहांगीरपुरी के इलाके में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुका था कि झंडे लगे हुए थे, और आपसे ये कहा जा रहा था कि आप उन्हीं दुकानों से खरीदें जहां झंडे लगे हुए हैं। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से ये बात कहा गया ये है। वाक्य हमने 1930 के दशक में जी जर्मनी में देखा था, जी जब यहूदियों के स्टार्स को, डेविड स्टार जो होता है, उनको दुकानों पे, घरों पे मार्क कर दिया जाता जी था कि आप वहां से जी खरीदारी ना करें, आप उनसे रिश्ता ना रखें। जी। बट मेरा इसमें थोड़ा देखिए, मैं मैं आपको भी थोड़ा विवादित साउंड करूंगा, बट हाँ, मैं हाँ, कहूंगा कि उस तरफ से भी पहल होनी चाहिए कि वो भी मतलब मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटीज में आके रहने की कोशिश करें, लोग अलग अलग ना रहें। जब तक लोग अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे को लोग स्टीरियोटाइप करते देखिए, असल रहेंगे। में मैं आपको एक रियलिटी भी बता देता हूँ। प्रैग्मेटिक अप्रोच है आजकल, एक वर्ड चलता है हाँ, हाँ, प्रैग्मेटिक। हाँ, हाँ, प्रैग्मेटिक अप्रोच और प्रैग्मेटिक रियलिटी ये हाँ, है कि देर हो चुकी है। हम्म तो जब एक ट्रेन एक जंक्शन से निकल जाती है ना, हाँ, हाँ। तो वो जंक्शन छोड़ देती है। अच्छा, आपने आप आचार्य जी शुक्राचार्य, आपने जो बात रखी, हम्म उसका एक काउंटर पॉइंट ये भी कहते हैं कि ये बात सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों देखी जाती है। बंगाली आते हैं तो वो दिल्ली के सीआर पार्क के इलाके में ठहरते हैं, पंजाबी आते हैं तो वो लाजपत नगर लाजपत में चले चले जाते जाएंगे, हैं। बिल्कुल ठीक है। साउथ के लोग आएंगे, तमिल आएंगे तो इधर तमिल संगम के आसपास रहने लगते हैं। तो ये बात, सिर्फ ये बोझ सिर्फ मुसलमानों के कंधे पे क्यों कि आप गेटो में रहते हो? नहीं रहना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सवाल सिर्फ एक तबके से ही क्यों? नहीं, आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे पंजाबी ही लाजपत नगर में रहते हैं। बहुत सारे पंजाबी दूसरी जगह भी रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को तो पहल करनी पड़ेगी, जो मल्टीनेशनल में काम कर रहा है या जो मतलब गुड़गांव नोएडा का ऑफिस जा रहा है, कम से कम वो तो अपने ऑफिस के पास घर ले। क्या वो उसको भी ओखला या जहांगीरपुरी में रहना है? कोई जरूरत है? क्या सभी को मकान नहीं मिल रहा है? ये सच नहीं हो सकता है। सिक्के के दो पहलू हो नहीं, सकते बिल्कुल हैं। ठीक है हाँ, आपकी बात, सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कुछ है। लोगों को साथ दिक्कत है, मैं मानता हूँ होगी, डेफिनेटली होगी, और ये हो भी रहा है। उसको उसको और इसको बढ़ाया भी जा रहा है। हम्म, लेकिन इसको रोकने का यही तरीका है कि हम उसको चैलेंज करें, हम उसको एक्सेप्ट करें। चैलेंज करना हम पड़ेगा, एक्सेप्ट बिल्कुल, करें, लोग अपने बिल्कुल, साथ रहना शुरू बिल्कुल, करें, साथ रहना शुरू करें। बिल्कुल। तभी एक डाइवर्सिटी इन जो मतलब का जो एक माहौल है, जो यूनिटी में यूनिटी आती जो है। आएगी वो आएगा। अगर सब अलग अलग मोहल्लों में रहेंगे, फिर हम एक दूसरे को सस्पिशन की निगाह से देखेंगे। हम बिल्कुल। शक की निगाह से, वहां नहीं जाना है, हाँ। ये उनका एरिया है। हम्म, वो उधर से बोलेंगे इनका एरिया है, यहाँ नहीं आना है। तो ये उसका मेरा एरिया कब से हो गया? ये हम सबका एरिया है। ये हम सबका देखिए, मैं भारत है। वही वही बात कहना चाह रहा था, हाँ जब मैंने आपको एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करा था कि ट्रेन जो है पटरी छोड़ चुकी है, स्टेशन स्टेशन जो से निकल चुकी। निकल चुकी हाँ। है। वो मसला यही है कि प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग हम्म, यहाँ पे चीजें अब आगे बढ़ चुकी हैं। अब गेटोस बन चुके हैं। हम्म, गेटोस अब बन चुके हैं। हम्म सीआर पार्क हो, हम्म, या ओखला हो, या हम्म जहांगीरपुरी हो, हम्म या वजीराबाद का इलाका हो, हम्म गेटोस ऑलरेडी अब लक्ष्मी बन नगर चुके हो। हैं। लक्ष्मी नगर हो, हाँ। हम्म तो गेटोस तो अब बन चुके हैं ना। तो अब वहां से निकलना, या तो ऑल्टरनेटिव रियलिटी को दोबारा से लागू करना कि आप दूसरी जगह जाएं, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। नहीं, इसमें नहीं, नहीं, सोच में उसको, बदलाव की जरूरत, इसमें जो बिल्कुल आपने कहा मिर्जा साहब, जी, वो लगेगा। जो युवा है उन्हें ब्यूरोक्रेसी में आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जब वो ब्यूरोक्रेसी में आएंगे तो उनका एक आईएएस क्वार्टर होगा, जो जी मेन सोसाइटी में होगा। जी वहां कोई उनको जी क्वार्टर देने से मना नहीं जी कर सकेगा। जब वो जज बनेंगे जब वो तो जज उनको बने, क्वार्टर मिलेगा। जब जी वो सेना में अफसर सेना में बनेंगे, जाएंगे, जब वो पुलिस के अफसर बनेंगे, जब वो गवर्नमेंट शिक्षक जॉब लेंगे, बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब लेंगे, तो उन्हें क्वार्टर मिलेगा। जी तो डीयू, जेएनयू, ये आईआईटी, जामिया, ठीक है। तो निफ्ट के मेरा ये प्रोफेसर। कहना है, जो आपका कहना है और मेरा जो कहना है, उसमें सामंजस्य है, उसमें कोई अलग मतभेद नहीं बिल्कुल है ठीक। कि हमें इन सब चीजों में भी एंट्री लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो मेरा और तो मानना ही इस बात का है हाँ, कि पिछले 70-75 सालों से, पार्टीशन के बाद से, हमारी कम्युनिटी के लोग कहाँ थे? क्यों नहीं हमारे पास जजेस निकल के आए इतने, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हो, हम्म, जिनका एक क्वार्टर हो, वो लुटेंस पे रह रहे हो, या वो क्यों नहीं हमारे पास ऐसे लोग निकल कर आए जिन्होंने एक आइडेंटिटी को इनैक्ट रखते हुए
एक ऑल्टरनेटिव नजरिए को सामने रखा हो कि देखो मुसलमान ये भी कर सकता है, मुसलमान हार्वर्ड से भी पढ़ के आ सकता है, चाहे दाढ़ी हो उसकी या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बोल क्या रहा है, उसकी जबान क्या कहती है, उसकी काबिलियत क्या है, सोच विचार कैसे है, बात व्यवहार कैसा है। और जहां मुसलमान ने ठाना है वहां उसने कर दिखाया है। मैं तो ये मानना है शाहरुख खान और सलमान खान बांद्रा में रहते हैं और सबसे महंगी प्रॉपर्टी लेके रह रहे हैं। लोग उनकी प्रॉपर्टी देखने जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं उनके घर के सामने, घर के आगे से घर के आगे फोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन चीज है जो आप बता रहे हैं। नहीं लोगों ने अगर ठाना है तो करके दिखाया है। वो तो चलिए लेकिन बॉलीवुड का अलग है मसला। सवाल ये भी है कि बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में, जी हम वापस से उस सवाल पे आ रहे हैं। पहले भी ये बात उठी थी कि इतने सारे सलमान खुर्शीद जैसे हुए आपके, तमाम सारे, ऐसा नहीं है दिल्ली कि के एलजी साहब हुए, दिल्ली के नजीब जंग साहब थे, इनको मौका नहीं मिला, ये ऊपर नहीं पहुंचे और इनके पास मौके ऐसे नहीं आए जहां पे ये किसी तरह का कोई परिवर्तन ला सके। तो चूक कहाँ हुई, चूक क्यों हुई? नहीं, इनको मौके मिले क्यों नहीं मिले? सलमान खुर्शीद सरकार में थे, यूनियन मिनिस्टर थे, क्या मौका नहीं था इससे अच्छा उनके पास? या आजम खान थे उस टाइम पे, उनके पास भी बहुत मौके थे, मौके सबको मिले। नजीब जंग को तो बहुत मौके मिले। तो देखिए मसला एक ये भी है कि जब एक मुसलमान अपनी इस तरीके के गेटो से निकलता है ना, और वो थोड़ा पढ़ लिखता है और उसको दुनिया दिखती है आगे अपने, तो उसके अंदर एक प्रेजुडिस पैदा हो जाती है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने ही कौम के लोगों से उसको एक प्रेजुडिस पैदा हो जाती है और वो डिसोसिएट करने लगता है अपने आप को। हमने मेहनत करी, हमने तपस्या करी, हम आगे बढ़े, आप तो अपने आप हाशिए उसी में पे, लगे हुए हो, ताबीज में लगे हुए हो और इसमें लगे हुए हो, कुछ भी XYZ बात बोल के वो जो है, या आप गोश्ती काट रहे हो, जो भी है वो बोल के उनसे आगे निकल जाता है, या तुम पढ़ना नहीं चाहते या जो भी नहीं करना चाहते। तो वहां पे भी एक चैलेंज है हमारे पास कि ये डिसोसिएशन क्यों हो रहा है, कि जो एलीट मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को इतना डिसोसिएट क्यों कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी और कम्युनिटी के साथ। ये एक अलग तरह का डिवीजन है, ये एक अलग तरीके का डिवीजन है। तो अब आपके पास कास्ट डिवीजन भी आ गया है, एक शगुफा यहाँ पे पसमंदा मुसलमानों वाला, वो भी जो है पार्टीज उसको भी अब लेवरेज करेंगी आने वाले इलेक्शंस में, वहां पे डिवीजन है। आपके पास ऑलरेडी सेक्टेरियनिज्म थी, सेक्टेरियनिज्म सेक्ट के बेसिस पे डिवीजन था, स्कूल ऑफ थॉट्स के बेसिस पे डिवीजन था। उसके बाद अब एक ये क्लास डिवीजन भी शुरू हो चुका है कि एलीट मुस्लिम को अक्सर पाया गया है कि वो जो बाकी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं उसके साथ बुर्जुआ हो जाता है, वो बुर्जुआ हो जाता है और उनको फिर प्रोलेटारिएट की तरह ट्रीट करने लगता है और उनसे डिसोसिएट कर लेता है। तो समाधान पे हम आते हैं। मुद्दे हमें सब समझ में आ रहा है, क्या है समाधान, क्या है आप लोग हिसाब से? देखिए समाधान इस चीज का यही है कि अब पहले अपनी परेशानियों को कैंडिडली एक्सेप्ट करा जाए, बिल्कुल, अपने डिविजन्स को, अपने अंदर की जो हमारी डिविजन्स हैं, अपने अंदर की जो खामियां हैं और अपने अखलाक पे काम किया जाए, उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो एड्रेस करेंगे। जब आपको मर्जी नहीं पता तो आप दवा किस चीज की देंगे? जब हम मानेंगे ही नहीं कि हमने हम मानेंगे तो फिर आपको देखिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता है प्रोफेसर साहब, मसला ये है मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, ये चाहता है व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाए और हम पढ़ लें और गालिब बन जाएं। आप समझ रहे हैं? तो ये हालत है। अच्छा, फिर जमहूरियत का अपना एक मसला है, डेमोक्रेसी अपने आप में एक फ्लॉड मसला है, और जब से मॉडर्निटी का या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तब से चीजें बदली हैं। नीचे इस पे लिख रहा था उस टाइम पे कि साहब गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, तो वो यही बताना चाह रहा था कि भाई जब आपने सब चीजों को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर ही दिया है तो कोई भी सभ्यता समाज तो रहा नहीं, मोरालिटी रही नहीं, वो तो बियॉन्ड गुड एंड इविल अब आप जा चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इकबाल ने भी इस पे बाद में जाके काम किया है, जो कि नीचे का ऊपर में था। इकबाल की अपनी रिसर्च थी खुद ही के ऊपर, उसने कुरान से कुछ चीजें समझी और वहां से, बल्कि एक आयत है सूरह हशर की कि उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि दोज़ हू फॉरगेट अल्लाह, अल्लाह मेक देम फॉरगेट देमसेल्व्स। तो इकबाल का इस पे गौर फिक्र किया इकबाल ने कि ये देमसेल्व्स क्या बोला जा रहा है, अल्लाह ताला किस बात पे इतना एम्फेसिस दे रहा है, हाउ कैन आई फॉरगेट माई सेल्फ, तो मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है। वो उसने कंसेप्ट दिया खुदी का, रूहानियत कंसेप्ट, कि मैं सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस से लिमिटेड नहीं हूं, मैं फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिजिकल एंटिटी से ज्यादा हूं। कैपिटलिज्म जो है वो फोकस करता है आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस पे, आपकी फिजिकल कन्वीनियंसेस पे, कि आपकी फिजिकल कन्वीनियंसेस के लिए जो जो अच्छी चीजें हैं आप उसे खरीदेंगे, उनसे उसकी कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, मटेरियलिज्म बढ़ेगा, तो वो आपको एज अ फिजिकल एंटिटी ट्रीट कर रहा है। लेकिन इकबाल जैसे लोग यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप रूहानियत है आपके अंदर, आप फिजिकल से बढ़कर हैं। जब आप कह रहे हैं ना मेरा हाथ, तो कल को अगर आपका हाथ कट गया तो मैं तो फिर भी होगा ना, मैं होगा, तो ये मेरा क्या है? तो ये मेरा सिर्फ फिजिकल नहीं है। इस पे हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है कि हम खुद क्या हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम बहुत ह्यूमन लविंग लोग हैं, हम पीस लविंग लोग हैं, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी हो,
तो सनातन भी यही सिखाता है कि आप अपने आप अंदर झांकेंगे। इनफैक्ट जब हम जैनिज्म ब्रह्मास्मि और नहीं, इसकी जब हम बात करें हम ब्रह्मास्मि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट है कि भाई हम्म, आप समझें अपने आप को, तो आपके अंदर जब आप अपने आप को समझेंगे तो आप इंसान को इंसान की तरह मिलेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल समझ रहे हैं, आप उसे हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा हुआ अगला हुआ ऐसे करके नहीं मिलेंगे, आप इंसान को इंसान की तरह मिलेंगे। तो वो मेट्रो में आपके बराबर भी बैठा होगा तो आप उससे ये नहीं करेंगे। हम्म, आप समझ रहे हैं ना कि ये आजकल क्या मसला है। ट्रेन में, जी टैक्सी में, प्लेन बहुत कुछ हो में रहा है, बहुत ज्यादा बहुत झगड़े हो कुछ रहे हो हैं रहा है, लोगों बहुत लोगों में ज्यादा। अचानक से इतना गुस्सा देख रहा हूँ मैं, इतना इतना धार्मिक उन्माद। देखिए मैं ये मानता हूँ कि चाहे ये बात कंट्रोवर्शियल हो सकती है, जी लेकिन अब चाहे रिलीजियस मतलब जैसे कि सड़क पे नमाज पढ़ना हुआ, हाँ जैसे कि एक जी मुद्दा हुआ अभी कल परसों में, हाँ सड़क पे नमाज मंदिर लोग पे हुआ है जी। हाँ, वहाँ पे मतलब उनको मना किया जा रहा था बट फिर भी नहीं माने, फिर पुलिस वाले ने गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जी तो पहली बात तो मतलब ये सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं कर रही है। जी हम देखेंगे कांवड़िए उत्पात मचाते हैं। हाँ, अगर मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ हम्म और मुझे भी सावन में जल चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बम बम बोले। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डीजे चला के ट्रैफिक रोक के झगड़ा करूँ हाँ और उनके लिए हाईवे बंद कर दी जाती है। तो क्या इसमें इनका पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है? जी तो स्टेट जो है, जी सरकार जो है, वो कभी भी एक साइड को बढ़ावा देके दूसरे को कम नहीं कर सकती है। गलतियां दोनों साइड से हो रही हैं। जी आप आप राम राज की बात करते हैं तो राम का राज लाइए ना, आप नियम पे चलिए। हम्म। नियम ये है तो है, ये वो सबके और लिए है। नियम सबके लिए है। हाँ, ये वो आप गांधी वाला राम राज्य की बात कर रहे हैं अब जो। नहीं, नहीं, मैं राजा राम की बात कर रहा हूँ। राजा राम ने घर क्यों छोड़ा? अच्छा अच्छा उन्होंने बोला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण प्राण जाए जाए पर पर वचन वचन न न जाए। जाए। पिताजी ने वचन दिया है हाँ कि मुझे वनवास जाना होगा, हाँ तो मैं वनवास जाऊंगा। भरत भरत उनके पास आए थे, बोले कि आप चलिए भैया वापस। बोले नहीं, पिताजी ने वचन दिया है, मैं वचन का पालन करूंगा और नियम का पालन करूंगा। तो क्या नियम का पालन हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है, क्या लेकिन अब रामराज मैं सच आपको में बताता हूँ आ रहा मसला है? कहाँ है। हम्म, मसला इस बात पे है कि देखिए उत्पादन कोई भी मचाए, कावड़ उत्पाद उत्पात। उत्पाद जो भी मचाए, माफ करिएगा मैं नहीं तो थोड़ा हम्म, उर्दू की जुबान ज्यादा जानता हूँ, हिंदी से इतना वाकिफ नहीं हूँ। पर्शियन आती है थोड़ी बहुत, लेकिन खैर हम्म, मसला यहाँ पे है कि जब कांवड़ कुछ कर रहे हैं और जब नमाजी कुछ कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें स्टेट मशीनरी का कैसे ट्रीटमेंट है उन हम्म, कम्युनिटीज के साथ, हम्म। ये है सोचने वाली बात। हम्म, ठीक है, दोनों लोग कर रहे हैं, कांवड़ भी। पुलिस और प्रशासन जो है। तो क्या पुलिस कांवड़ को लात मारती हुई देखी गई? नहीं। हम्म। कुछ लेकिन कुछ लोगों ने पिछली बार कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की थी, जी उनका तुरंत तबादला हो गया, या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कांवड़ को समझाने की कोशिश की थी जी कि आप उत्पात ना मचाओ। हाँ तो सवाल इस बात का ये है कि यहाँ आज कौन कह रहा है आपसे कि मस्जिदों से बाहर निकल के नमाज पढ़ो? कोई नहीं कहने वाला है, बल्कि लातें ही पड़ रही हैं आपको। लेकिन वहां आपके पास पुलिस मौजूद है, जो ये मतलब ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुलिस को भी तबादला कर रही हैं, जो समझा रहे हैं कि उत्पात मत मचाओ। उस बारे में भी ये फर्क आप समझ पा रहे हैं? तो ये है असल मसला। हम्म, ये है कॉइन का दूसरा भाग कि यहाँ पे जो स्टेट मशीनरी है, क्या बुलडोजर पॉलिटिक्स वहां पे भी ऐसे ही यूज हो रही है, जहां पे लोग धर्म के नाम पे मस्जिदों में घुस के जय श्री राम, या मजार में घुस के जय श्री राम का नारा दे रहे हैं? ये क्या है? ये कौन सा इम्पोजिशन है जो आप करना चाह रहे हैं? तो मेरा मेरा बिल्कुल आपसे मैं अग्री करता हूँ। मैं जी आपसे मतलब इस बात से सहमत हूँ कि ये समय बहुत खराब चल रहा है जी और इस डिफरेंस को हमें जितना हो सके, इंटॉलरेंस को एक दूसरे के लिए और दोनों समाज में उन्मादी उन तत्व तत्वों को बढ़ गए हैं। उनको जी कंट्रोल करना पड़ेगा। लोगों को रोजगार दिलाना पड़ेगा ताकि लोग इन बेकार की बातों में ना बैठे रहे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बिल्कुल खोल के रोजगार बहुत जरूरी है, बेरोजगारी से निकालना पड़ेगा लोगों को। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो इंडिया है, जो भारत है, एक बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड कंट्री है, बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। आज हमारे बिल्कुल यहाँ सारे मेजर धर्मों के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो हर जगह जैन भी हैं। जैन जैन भी है, है, बुद्ध बुद्धिस्ट है, हैं, पारसीज बौद्ध हैं, है, पारसी है, ज्यूज भी थे यहूदी हमारे भी है यहाँ। हमारे यहाँ अभी भी। तो कौन सा मेजर कंट्री और मेजर मेजर कल्चर से हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल हैं? हम ठीक। सबसे कर सकते हैं। जहां तक रहा हमारे मुसलमान भाइयों की बात, तो आप देखिए मिडिल ईस्ट से हमारा खरबों अरबों नहीं, खरबों रुपए का ट्रेड है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स या यूरो की बात कर ली, आपका ट्रेड चल रहा है उसमें। आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि जब मोहम्मद बिन जायद या मोहम्मद बिन सलमान आते हैं यूएई से या सऊदी अरब सऊदी से, से। तो हमारे प्रधानमंत्री ने अपना भाई कहते हैं। जी हाँ, आज लोग गले मिलते हैं। आज हमारे नौसैनिक जो जेल में थे कतर में, कतर में उन्हें मतलब हम डिप्लोमेटिकली निकाल के ले निकाल आते हैं, जब उनको मतलब इतना इतना बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस हम जी सॉल्व कर लेते हैं। जी
हमारे लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल वहां पे नौकरी कर रहे हैं और उनकी तरफ से अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो हम ये वक्त है जब हमारे सुपरस्टार्स, फिल्म स्टार्स, जो हमारा सॉफ्ट पावर है, हमारा कल्चरल पावर है, वहां प्रोजेक्ट हो रहा है, लोग उन्हें प्यार करते हैं, इंडिया से ज्यादा पसंद करते हैं उनको, बिल्कुल सही। और इस पे इंडिया से ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा मेरा ये मानना है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हमको फुली यूज करना चाहिए। हमें आपस के मसले तुरंत सुलझाने चाहिए और एकजुट होके और ज्यादा डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, असली डेवलपमेंट, असली बिल्कुल ठीक, विकास। बिल्कुल ठीक है तो आपकी बात। सबका साथ सबका सही विकास। मायने में और सबका विकास सही मायने में बेहद जरूरी है। बिल्कुल ठीक। आप और मैं और देश के अगर 140 से 150 करोड़ लोग ऊपर नहीं उठेंगे, ये अभी नदी ऊपर उठ रही है, उसके साथ तमाम सारे नाव भी ऊपर उठते हैं, बिल्कुल ठीक। टाइड के साथ जो कहते हैं। अगर आप और मैं हर कोई धीरे धीरे एक एक करके ऊपर ना उठेगा तो देश ऊपर नहीं उठ सकता है। चंद मुट्ठी भर लोग अगर ऊपर उठ जाते हैं, जी अरबों खरबों में कमा लेते हैं, उनकी बनाई हुई कंपनियां, वो जिस पोजीशंस पे हैं वहां से उनको कुछ फायदा मिल जाता है, तो उससे देश का क्या सही फायदा है? क्या उस फायदे से, उनके फायदे से देशवासियों को सही मायने में फायदा मिल रहा है? क्या सबका साथ और सबका विकास सही मायनों में हो रहा है? जी। तो जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी एक बात मेंशन करी कि हमारे मिडिल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे अब ताल्लुकात बन गए हैं। तो अब आप यही सोचिए कि अगर एक मुस्लिम डिप्लोमेट आपके पास है, हाँ, आपका एक मुस्लिम डिप्लोमेट है और वो डील कर रहा है, हाँ, तो क्या थोड़ा ट्रस्ट में या एक रिलेशनशिप में बिल्कुल इजाफा होगा, बिल्कुल इजाफा होगा। फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं है मुझे जहां नुकसान तो तक नहीं समझ है, में आ रहा है। नहीं कोई नुकसान नहीं है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर 2 मेजर जंगें चल रही हैं, गाजा में और यूक्रेन में। यूक्रेन में। तो उसमें भी आपका अगर इन्वॉल्वमेंट कहां तक हो सकता था, या क्या क्या फायदा वहां से लेवरेज मिल सकता था, या पास्ट में जो जो हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, खास करके एशिया रीजन के अंदर जो जो हुआ है जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, तो उसमें कहां कहां इजाफा फायदा मिल सकता था अगर हमारे पास और भी कम्युनिटी के मुस्लिम कुछ डिप्लोमेट्स होते या इस तरीके के लोग मौजूद होते हमारे पास। तो यही सब चीजें हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस से सोचेंगे कि हम इस डाइवर्सिटी से कितना फायदा जियोपॉलिटिकली गेन कर सकते हैं, तो हमें इस बात बढ़ा का सकते हैं। हमें इस बात का एहसास होगा कि भारत सही में विश्व गुरु बनने के काबिल है और बहुत जल्द बनने के काबिल है। मैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ और मैं विश्व गुरु से सहमत नहीं हूँ। मैं अच्छा। चाहता हूँ हम विश्व विजेता बने। बिल्कुल विश्व गुरु कुछ नहीं है, विश्व गुरु तो हम बहुत पहले से हैं और हमारे यहाँ लोग आध्यात्म और सीखने पढ़ने के लिए हजारों साल से आ रहे हैं। बट अब वक्त आ गया कि हम विश्व विजेता बने और विश्व विजेता बनने के लिए हमें अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति में बदलाव लाना जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वही है मेरा भी मानना कि देखिए मसला शुरू हो जाता है जब आप कॉपीराइट लगा देते हैं किसी एक चीज पे। फॉर इंस्टेंस आपने रैशनैलिटी पे कॉपीराइट लगा दिया, ऑब्जेक्टिविटी पे कॉपीराइट लगा दिया, तो अब एक ही तरीके का लॉजिक है। हाँ। जैसे कुछ लोग हैं आजकल मौजूद हैं, शायर वायर हैं, अच्छी शायरियां लिख लेते हाँ। हैं, वो उनका एक कॉपीराइट बना हुआ है एथिज्म के ऊपर। अच्छा। तो इस तरीके के जब लोग कॉपीराइट बनाने लगते हैं, फिर पोलराइजेशन देखिए दोनों तरफ से होता है। ये केमिस्ट्री में अगर हम समझे इस चीज को कि अगर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव अपने आप एक तरफ आ जाते हैं। हाँ। ये नेचर की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहां जहां पोलराइजेशन स्टार्ट होगा वहां वहां दूसरी कम्युनिटीज भी पोलराइज होंगी। तो हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि एक कम्युनिटी को आपने एक तरफा वोट बैंक बनाकर जो है दूसरी कम्युनिटी को सेकुलर ही रहे, उनसे एक्सपेक्टेशंस रहे ये वाली कि वो सेकुलर हो रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेजोरिटी पूरी पोलराइज्ड है, ऐसा नहीं है। वोट शेयर अभी भी 33% ही है करंट सरकार का। तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, और उसमें भी बहुत सारे चीजें हैं जो ग्राउंड पे हो रही हैं, प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिस भी है, तो वो एक अलग मसला है। खैर पॉइंट बीइंग के अब यहाँ पे सबको इस बारे में सोचना है कि हम किसी पे भी कॉपीराइट ना लगाएं और जो हमें समझ में आ रहा है वो हम तक अपने आप तक रख के उससे सुकून प्राप्त करें। बहुत तो नाराज जो बहुत नाराज मेरा हो जाएंगे। मेरा एक ही लास्ट लाइन है यहाँ हाँ, पे। मेरा जो समाधान आप बता रहे हैं वो एक जो हमारे संविधान में भी लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की बात आप कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि पहले करें फिर समझें चीजों को, और जो आप कह रहे हैं कि रिलीजन एक पर्सनल मामला है, घर पे से प्रैक्टिस करें और टेक्नोलॉजी के थ्रेड को समझें। ये 4-5 चीजें जो आज हमारे एपिसोड में भी लेवल पे अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको उसका भी अधिकार है। ने आपको 27 ने अधिकार दिया हुआ है, संविधान नहीं उस चीज, लेकिन एक पीसफुल तरीके से करें आप, और स्टेट का ट्रीटमेंट इक्वल हो। अगर कुछ भी गलतियां हो रही हैं किसी से भी तो फिर तो सभी से हो रही है ना, मतलब फिर दंड तो मतलब जो है दोनों तरफ दंड तो बराबर। अगर लाउड स्पीकर है तो महाशिवरात्रि के जागरण पे भी है।
अगर वो भी तो एक तरीके का लाउड स्पीकर ही लगा रहे हैं ना, या फिर हर तरीके की चीजें हैं, देखिए ये तो। और जब आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, तो हर कम्युनिटी का अपना अपना प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। आप उन्हें नहीं सिखा सकते कि वो कैसे करेंगी, आप उन्हें समझा जरूर सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस से कोई दूसरा ऑफेंड ना हो, पर बिल्कुल, वो खुद भी इस बिल्कुल। तरीके से प्रैक्टिस करें कि वो किसी को ऑफेंड या किसी के लिए एक तरीके की मुश्किलात पैदा ना करें, कोई भी कम्युनिटी हो। और लोग जितना ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, डिस्कशन करें, बिल्कुल। आप हार्ड क्वेश्चन एक दूसरे से पूछें, वो एक सही बात है। भाग रहे हैं ना लोग, एक हाँ, पॉलिटिकल होना चाह रहे हैं हाँ, आगे। पॉलिटिकल होना चाह रहे हैं और दूसरी बात है कि आजकल हम लोगों ने बात जो करनी बंद कर समझदार, दी है। बिल्कुल, आज जो हम सिर्फ बहस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अपनी बात, अपने मुद्दे उनको सही ठहराने की कोशिश हम्म, कर रहे हैं, उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बात करना हमने बंद कर दिया है, विमर्श करना हमने बंद कर दिया है। और इस पॉडकास्ट की परिकल्पना इसी बात से आई थी कि हम लोगों के साथ बैठ करके बातें करेंगे, बिल्कुल। हम बहस नहीं करेंगे। बेशक, बहुत मैं अच्छी आपकी आपने। हर बात से शायद इत्तेफाक ना रखता हूँ बिल्कुल ठीक है। और अग्री ना करता हूँ, लेकिन आप और मैं बैठ करके बात कर सकें। समस्या का समाधान मुझे लगता है सबसे ज़रूरी बातचीत। यहाँ से शुरू हाँ, है। बातचीत है। हाँ, तो इसी बात पे जी। मुझे लगता है आज का एपिसोड हम यहाँ खत्म करते हैं। चलिए एक शायरी और आप पढ़ दें हम कुछ। बिल्कुल, तो ये हमारी खबर पे भी लिखी हुई है, अगर कभी इरशाद। आप जाएं गालिब की हवेली में इरशाद, तो आपको इरशाद। दिखेगी कि हाँ, ना हाँ। था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। तो क्या होता? वाह। खुदा है, खुदा रहेगा यार। हाँ। आप क्यों खुदा को सबूत और साबित करने के उसमें लगे हुए हैं? क्योंकि दूसरे खून के पैसे बने। क्यों एक दूसरे के पैसे बने? वो खुदा खुदा के नाम है, पे खुदा था, खुदा रहेगा। जो मानने वाले हैं उनके हाँ, लिए, हाँ, जो नहीं मान रहे हैं उनका हाँ, अपना मसला है, वो भी रहेंगे। वो भी रहेंगे। आप हूँ, नहीं हूँ, आपकी जिंदगी है। आप उसे इस तरीके से बनाएं कि 4 लोगों की आपसे मदद हो जाए, बिल्कुल। और 4 लोग ऐसे हों जो एक कॉमन लोग हों, और वो 4 लोग आगे चल के और और 4 4 लोगों की की मदद कर दें। 4-4 हाँ, तो 16 तो वो तो ये चेन रिएक्शन शुरू हो चेन जाए। रिएक्शन हाँ, शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपको ह्यूमैनिटी का एक नया धर्म बिल्कुल, या एक बिल्कुल, मज़हब जो बिल्कुल। है सामने शायद निकल के आ जाएगा। मिर्ज़ा साहब, आप हमारे साथ आए, बहुत समय दिया आपने। जी। बहुत बातें हुई। आगे भी बातों का क्रम क्रम जारी रहेगा। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफ़ेसर शुक्राचार्य, हर बात की भाँति इस बार भी धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। और शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी। आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आए तो कृपया उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे इस कंटेंट को, हमारे इस एपिसोड को अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। हुँ। समुद्र मंथन में हमारी कोशिश है कि हम विचारों की बात करें, उस पे चर्चा करें, हम व्यक्तियों की बात करें, हम घटनाओं पे बात करें और हम नीतियों पे बात करें। और इन चारों के बातों के क्रम में ये आपको बताने की कोशिश करें कि ये चीज़ें एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं और वो हमें, आपको और मुझे कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर से शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में, समुद्र मंथन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।